विद्यार्थियों, हम प्लेटो के सिद्धांतों को क्रमशः पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने प्लेटो का जीवन परिचय, उसके बाद में उसका आदर्श राज्य का सिद्धांत, उसके बाद में उसका न्याय सिद्धांत, और आज हम जिस सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं वह है उसका शिक्षा सिद्धांत। शिक्षा सिद्धांत प्लेटो। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। प्लेटो ने शिक्षा सिद्धांत का वर्णन अपनी रिपब्लिक में दूसरी पुस्तक, तीसरी, छठी और सातवीं में किया है। शिक्षा सिद्धांत के बारे में सेबाई ने लिखा है कि प्लेटो ने राजनेताओं के मार्ग से बाधाओं को हटाने के लिए साम्यवाद को चाहे कितना ही महत्व क्यों न दिया हो, उसका मुख्य जोर साम्यवाद पर नहीं बल्कि शिक्षा पर है। देखो, विभिन्न विद्वानों ने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में जो चर्चाएं की हैं, उनमें सेबाइन का दृष्टिकोण, सेबाइन के जो विचार हैं, सेबाइन मानता है कि उसका जो प्रमुख बल है, प्रमुख जोर है, वो किस पर है? शिक्षा पर है। इसी प्रकार से महान दार्शनिक ने रिपब्लिक जो पुस्तक है उसके बारे में लिखा था कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। रिपब्लिक पुस्तक में जहाँ पर हमने देखा कि उसका प्रमुख उद्देश्य, प्लेटो का प्रमुख उद्देश्य एक न्याय सिद्धांत की खोज करना है, एक न्याय सिद्धांत के बारे में बताना है कि न्याय क्या है और उसका अधिवास कहाँ पर है। तो न्याय की प्राप्ति का साधन क्या होगा, न्याय को कैसे प्राप्त किया जाएगा। न्याय को प्लेटो ने माना है कि न्याय को किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? न्याय की प्राप्ति का साधन। न्याय की प्राप्ति का साधन क्या होगा? प्राप्ति का साधन किसके माध्यम से प्राप्त किया जाए? शिक्षा के माध्यम से। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उसने अपने आदर्श राज्य को बताया था, आदर्श राज्य की बात रखी थी, तो भले ही उसने आधारशिला के रूप में न्याय को रखा था, लेकिन जिस आधार स्तंभ की बात उसने स्वीकार किए, प्रथम जो आधार स्तंभ लगाया था, आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, तो उसमें शिक्षा, जब हमने आदर्श राज्य को पढ़ा तब हमने देखा था कि शिक्षा, और दूसरा उसने लगाया था किसका? साम्यवाद का, साम्यवाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा वह साधन है निश्चित रूप से जो आदर्श राज्य की प्राप्ति में सहायक है। आदर्श राज्य को यदि प्राप्त करना है, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जिस सिद्धांत की योजना की है, उस आदर्श राज्य की प्राप्ति का एक साधन है, एक विशेष साधन है। न्याय की हम चर्चा कर रहे हैं, तो न्याय को भी किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हमें प्लेटो के सिद्धांत को पढ़ने के लिए जिन बिंदुओं का सहारा लेंगे, जिन बिंदुओं के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे, वो बिंदु इस प्रकार हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में, जिसके माध्यम से हम शिक्षा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो पहला क्या होगा? शिक्षा का महत्व है। शिक्षा का महत्व क्या है? शिक्षा का महत्व है। उसके बाद में एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणालियों पर चर्चा करेंगे। एथेंस और स्पार्टा, एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी? हम जानते हैं कि यूनान दो भागों में बटा हुआ था, एथेंस और स्पार्टा। फिर एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली के बाद में हम प्लेटो की शिक्षा योजना, उसकी रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। प्लेटो की शिक्षा योजना की रूपरेखा, शिक्षा योजना की रूपरेखा। इसके बाद में हम प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत है उसकी विशेषताएं, शिक्षा सिद्धांत की प्लेटो ने जो विशेषताएं बताई हैं, शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं, उन विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। विशेषताएं, फिर वर्तमान समय में इसकी आलोचनाएं की जाती हैं। शिक्षा सिद्धांत की आलोचना, शिक्षा सिद्धांत की आलोचना, और अंत में इसका जो महत्व है उस महत्व को देखेंगे कि वर्तमान समय में भी आलोचनाएं होने के बावजूद इस सिद्धांत का महत्व क्या है। तो आइए सबसे पहले हम प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत दिया
उसके महत्व को जानने का प्रयास करते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो अपने महत्व का शिक्षा के महत्व का प्रतिपादन करते हुए हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने माना कि न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम, न्याय सिद्धांत का जो तार्किक परिणाम है वो हम कह सकते हैं शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। नागरिक सद्गुण ज्ञान है, सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा है सद्गुण ही क्या है? ज्ञान है। तो न्याय देखिए शिक्षा क्या है? अपने आप में स्वयं भी सद्गुण भी है और ज्ञान की प्राप्ति का साधन भी है। ज्ञान को किसके माध्यम से प्राप्त किया जाएगा? शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की जो प्राकृतिक क्षमताएं होती हैं उन प्राकृतिक क्षमताओं का विकास होता है। प्राकृतिक क्षमताएं जैसे उत्पादक वर्ग है, सैनिक वर्ग है और जो दार्शनिक वर्ग है उनमें हमने देखा था कि जो तृष्णा है, विवेक है और शौर्य, तृष्णा, शौर्य और विवेक की जो प्रधानता होती है उनको शिक्षा द्वारा व्यक्ति की जो प्राकृतिक क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालने का प्रयत्न होता है। शिक्षा द्वारा जो आत्मचक्षु हैं उनको प्रकाशोन्मुख किया जाता है। आत्मचक्षु को प्रकाशोन्मुख करना, प्रकाशोन्मुख करना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। नेटलशिप जैसे विद्वान, नेटलशिप महोदय ने स्वीकार किया है प्लेटो के इस दृष्टिकोण को कि शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, शिक्षा का महत्व क्या है। शिक्षा है वो न केवल लौकिक अपितु जो पारलौकिक की शक्तियाँ हैं उनके बारे में भी हमारे को ज्ञान करवाती है। शिक्षा का सामाजिक पहलू भी है। सामाजिक पहलू, सामाजिकता का जो विकास होता है, सामाजिक व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, भले ही अरस्तु ने स्वीकार किया हो, लेकिन जो सामाजिकता की बात करें हम, व्यक्ति को सामाजिकता के जो गुण हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। भारतीय दर्शन में भी हम कह सकते हैं शिक्षा के महत्व पर बड़ा विशद वर्णन किया गया है। शिक्षा के बारे में महान दार्शनिक कोटल ने लिखा था कि जिस राजकुल के राजकुमारों को उचित शिक्षा नहीं दी जाती है वह राजकुल या राजवंश ठीक उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से घुन या दीमक लगी हुई लकड़ी शीघ्र समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो दार्शनिक हैं, जब तक कि जो दार्शनिक हैं उन्हें उचित शिक्षा नहीं दी जाएगी, एक जो आदर्श राज्य है उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। तो शिक्षा का सामाजिक पहलू है, शिक्षा का राजनीतिक पहलू भी है। जो दार्शनिक हैं, दार्शनिक शासक का निर्माण, जब हमें प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को पढ़ेंगे तो उसने जो जीवन के अंतिम वर्ष हैं, शिक्षा के जो अंतिम वर्ष उसने माने 35 से लेकर के 50 वर्ष तक का जो उसने समय दिया, 15 वर्ष का जो समय उसने दिया है, उसमें क्रियात्मक अनुभव, दार्शनिक शासकों के लिए क्रियात्मक अनुभव की बात को स्वीकार उन्होंने किया है। तो संपूर्ण आदर्श अच्छाई का साक्षात्कार किया है शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से। शिक्षा का जो दार्शनिक दृष्टिकोण है वो भी है, क्योंकि अभी हम जैसे चर्चा करते हैं शिक्षा अपने आप में एक सद्गुण है तो वह स्वयं अच्छाई है। तो सभी सृष्टि की सभी वस्तुओं का मूल कारण है। इसका अंतिम लक्ष्य इस सत्य की खोज करना है जो काल तथा स्थान की पहुँच से बहुत दूर है। तो ये इस प्रकार से शिक्षा का जो महत्व है उसका प्रतिपादन किया गया। अब हम तत्कालीन समय में एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणालियाँ थी उनका हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। एथेंस और स्पार्टा में शिक्षा व्यवस्था थी वो बहुत संक्षिप्त में देख रहे हैं। एथेंस की शिक्षा प्रणाली में हम कह सकते हैं जो सर्वाधिक हस्तक्षेप था वो था व्यक्ति का। शिक्षा केवल व्यक्तिगत विषय था। यहाँ पर सोफिस्ट और आइसोक्रेट्स वर्ग के द्वारा शिक्षा दी जाती थी और केवल धनाढ्य वर्ग है वही शिक्षा के काबिल था, वह अपने बच्चों को शिक्षा देने में सक्षम था। बाकी जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग है वो यहाँ पर शिक्षा से वंचित था। दूसरी ओर स्पार्टा की हम बात करें तो स्पार्टा में जैसे प्लूटारक ने लिखा है
प्लूटारक स्पार्टा के प्रसिद्ध नियम निर्माता लाइकरेगरस। प्लूटारक ने स्पार्टा के प्रसिद्ध नियम निर्माता लाइकरेगरस की जीवनी में लिखा है कि यहाँ पर युवक युवतियों को एक साथ नग्न अवस्था में विभिन्न प्रकार के व्यायाम करवाए जाते थे। कुश्ती है जिसमें कुश्ती, भाला फेंकना, दौड़, ये सब उसमें सम्मिलित था, जिससे युवतियों के शरीर हैं उनको पुष्ट किया जा सके। यहाँ पर स्पार्टा में इस बात को ध्यान में रखा गया कि जो संतानें पैदा हों वो बलिष्ठ संतानें पैदा हों, क्योंकि तत्कालीन समय में युद्ध बहुत अधिक होते थे, सैनिकों की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी। यहाँ पर एक शिक्षा का दूसरा प्रयोजन यह भी था कि यहाँ पर एक अवधारणा प्रचलित थी कि किसी के पास में इतना अधिक धन भी ना हो जाए कि वो बहुत अधिक धनवान हो जाए, और किसी के पास में इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वह बिल्कुल कंगाल हो जाए, बिल्कुल गरीब हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर सोना और चांदी, हम कह सकते हैं सोना और चांदी रखना एक प्रकार से त्याज्य था। सोना चांदी कोई नहीं रख सकता था यहाँ पर, और जो मुद्राएं होती थी वो भी लोहे की होती थी। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पर इन दोनों ही व्यवस्थाओं का तत्कालीन समय के एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली है उनका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा, और आगे चल कर के उन्होंने जब अपना शिक्षा सिद्धांत दिया, उसकी रूपरेखा दी। प्लेटो की शिक्षा योजना की रूपरेखा, शिक्षा योजना की रूपरेखा। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को प्राय मुख्य दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा प्लेटो ने स्वीकार की है कि 6 से लेकर के 20 वर्ष तक है, 6 से लेकर के 20 वर्ष तक है, और जो उच्च शिक्षा है वो 20 वर्ष से लेकर के और 35 वर्ष तक है। उच्च शिक्षा को यद्यपि प्लेटो ने दो भागों में बांटा था, पहला था 20 से 35 तक, और दूसरा उसने हम कह सकते हैं 35 से लेकर के और 50 वर्ष तक। ये जीवन के क्रियात्मक अनुभव की बात है जो उसने आगे स्वीकार की थी। तो 6 से 20 वर्ष तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें प्लेटो ने व्यायाम और संगीत पर बहुत अधिक मात्रा में बल दिया था। व्यायाम और संगीत, व्यायाम और संगीत पर जो पाठ्यक्रम था प्रारंभिक शिक्षा का वो था व्यायाम और संगीत का। व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक है, प्लेटो ने लिखा है ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, और संगीत है वो आत्मा या मन का परिष्कार होता है, आत्मा शुद्ध होती है। संगीत एक हम कह सकते हैं व्यायाम है, व्यायाम के माध्यम से शरीर को पुष्ट किया जाता है, और संगीत के माध्यम से आत्मा को उसने पुष्ट करने का कार्य किया। तो प्लेटो की जो शिक्षा की योजना है वो शरीर के लिए व्यायाम और आत्मा के लिए संगीत है। संगीत के बारे में तत्कालीन समय में डेनियल ओ कोनेल ने कहा था कि मुझे राष्ट्र के गीत लिखने दो, मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कानून कौन बनाता है। इसी बात को प्लेटो ने कहा कि मुझे एक राष्ट्र के लिए उचित गीत लिखने दो, मैं किसी व्यक्ति को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यदि उचित प्रकार के गीत लिखे जाएंगे तो किसी व्यक्ति को कानून की आवश्यकता ही नहीं होगी। ये हमारे को ध्यान में रखना है कि जब हमने प्लेटो के आदर्श राज्य को पढ़ा था तब भी उसने किसको मना किया था? कानून के लिए उसने मना किया था, कानून के लिए इनकार किया था। वह संपूर्ण राज्य का जो दृष्टिकोण है वो किसे सौंपना चाहता है? दार्शनिक शासक को सौंपता है, तो कानून को वह नहीं चाहता है। व्यायाम पर उसका बल देने का तात्पर्य यही था कि वो नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति बीमार पड़े। वह अपने आदर्श राज्य में जो चिकित्सक हैं उनको भी हटा देना चाहता है। उसने एक स्थान पर लिखा भी है कि वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली है वो बीमारी को बढ़ाती है, क्योंकि जो चिकित्सक होते हैं वो बीमारी को ठीक करने के बजाय उसे बढ़ाते हैं। तो प्लेटो नहीं चाहता था कि ऐसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कमज़ोर पड़े, कोई व्यक्ति बीमार पड़े, वह नहीं चाहता था। उसने तो यहाँ तक लिखा कि कोई व्यक्ति बीमार होता है इससे अच्छा तो ये है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्यायाम का तात्पर्य केवल हमें कहीं कसरत ही नहीं है यहाँ पर
केवल कसरत के द्वारा शरीर को पुष्ट बना लिया जाए। व्यायाम के माध्यम से उसने जिन बातों को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है, तो इसी में सारा दृष्टिकोण आ गया। यहाँ पर वह भोजन के बारे में, आहार की बात भी करता है। भोजन कैसा होना चाहिए? सत भोजन होना चाहिए, सादा भोजन होना चाहिए, सादा भोजन, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, बुद्धि को कुंठित कर देता है। तो यहाँ पर व्यायाम, शरीर कसरत के साथ साथ में उसने भोजन को भी स्वीकार किया है। भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? व्यक्ति व्यायाम के माध्यम से उसका जो शरीर है वो बिल्कुल सही रहेगा। हमने भी पढ़ा है कि जो स्वस्थ शरीर रहता है उसी में क्या है? स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो मस्तिष्क हम कह सकते हैं, संगीत का जो परिकार, संगीत की बात होगी, संगीत की शिक्षा दी जाएगी तो व्यक्ति में एक संतुलन रहेगा व्यायाम और संगीत के माध्यम से, और एक उचित शिक्षा हम कह सकते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो ने प्रमुख रूप से व्यायाम और संगीत पर बल दिया। उसके बाद में जो उसकी उच्च शिक्षा है, जो 20 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक चलती है, इस शिक्षा व्यवस्था में हम कह सकते हैं गणित विषय पर उसने बहुत अधिक मात्रा में बल दिया। उसने एक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी, आपको यदि याद हो, अकादमी के प्रवेश द्वार पर प्लेटो ने क्या लिखा था कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश न करे। ज्यामिति, वह गणित को इसीलिए भी अधिक अच्छा विषय मानता है क्योंकि एक सैनिक होगा, एक सेनापति होगा, तो उसे उस सेनापति को अपनी सेना किस प्रकार से रखनी है, सेना को कितने सैनिक रखने हैं, उनका नियोजन, उनका बंटवारा, किस सेना की टुकड़ियां हैं, उनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो गणित का विषय, गणित का हम कह सकते हैं तर्क शिक्षा, यहाँ पर तर्क है, विज्ञान है, और बहुत कम मात्रा में जो साहित्य है उस साहित्य की शिक्षा भी वह वहाँ पर प्रदान करता है। अपनी उच्च शिक्षा की उसने जब बात की तो गणित है, गणित के बारे में साहित्य, तर्क, विज्ञान, इनको सबको समावेशित किया, लेकिन सर्वाधिक उसने जो बल दिया है वो गणित विषय पर दिया है। दर्शन शास्त्र की बात भी करता है प्लेटो, फिलोसफी, दर्शन, क्योंकि जब तक दर्शन की शिक्षा नहीं दी जाएगी, राजा दर्शन से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक हम कह सकते हैं राज्य का कल्याण किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। तो राज्य का कल्याण करने के लिए दर्शन को भी उसने शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित किया। फिर उसने अपनी शिक्षा व्यवस्था में ये जो दर्शन की बात है, ये उसने यहाँ से हम कह सकते हैं 30 से 35 वर्ष तक, 5 वर्ष तक के लिए अलग से 5 वर्ष तक जो जिस शिक्षा की वह बात करता है वह दर्शन की बात करता है। प्लेटो ये मानता है कि अभी भी जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो कैसा है? अधूरा है, शिक्षा प्रणाली अधूरी है। इसीलिए उसने शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा और आगे चलाया। 15 वर्ष तक जो शासक लोग हैं, जो दार्शनिक कैसे तैयार किए जाएंगे? 15 वर्ष तक वो जीवन का जो क्रियात्मक अनुभव है, संसार रूपी जो पाठशाला है, उसमें वे थपेड़े खाएंगे। उसने लिखा है थपेड़े और धक्के खा करके, और ये दार्शनिक हैं वो एक उचित प्रकार से शासन करने में और सक्षम हो सकेंगे। तो ये हमने संक्षिप्त में शिक्षा योजना की, प्लेटो ने किस प्रकार की शिक्षा योजना को हमारे सामने प्रस्तुत किया उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं, उन पर प्रकाश डालते हैं। शिक्षा सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, शिक्षा सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। तो शिक्षा किसके द्वारा दी जानी चाहिए? राज्य द्वारा नियंत्रित। पहली विशेषता, शिक्षा राज्य के नियंत्रण में दी जाए। राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा, राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। शिक्षा व्यक्तिगत विषय नहीं होना चाहिए। राज्य का जो उद्देश्य है वो सबका कल्याण करना है, सबके साथ समानता का व्यवहार करना है, शिक्षा से कोई वंचित न रहे। राज्य के नियंत्रण में शिक्षा होगी। देखो प्लेटो ने जिस शिक्षा व्यवस्था की चर्चा की है, राज्य द्वारा जो नियंत्रण की बात की गई है, तो ये हो सकता है कि अलग अलग स्तरों पर शिक्षा व्यक्ति में जिस प्रकार का गुण है, वास्तव में गुणग्राह्यता के आधार पर ही व्यक्ति अधिक से अधिक शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। 6 से लेकर के 20 वर्ष के बाद में जो परीक्षा होती है उसमें प्राय उन्हीं विद्यार्थियों को आगे ले जाया गया है जिनमें वास्तव में बहुत अधिक मात्रा में विवेक और साहस तत्व की प्रधानता रहती है। बाकी विद्यार्थी केवल 20 वर्ष तक की जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर पाते हैं।
प्रारंभिक शिक्षा में उसने 18 से लेकर के और 20 वर्ष तक का जो पाठ्यक्रम बताया था उसमें अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की बात को भी उसने स्वीकार किया था। प्रारंभिक शिक्षा में मैं आपको बताना भूल गया था, 18 से 20 वर्ष तक उसने अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण की बात कही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो अपने नागरिकों को सबको क्या है, सैनिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य करता है। 20 वर्ष के बाद में जो शिक्षा रहती है उससे आगे की जो शिक्षा प्रणाली में वह दार्शनिकों को तैयार करता है। लेकिन उसकी जो विशेषता है, पहली विशेषता हमने क्या पढ़ी, राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। शिक्षा किसका विषय है, राज्य का विषय है। राज्य के नियंत्रण में शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर शिक्षा के माध्यम से हम कह सकते हैं दूसरी विशेषता, सर्वांगीण विकास। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास किसी एक पहलू पर नहीं, हम कह सकते हैं चाहे वो उसका शरीर का विषय है, चाहे आत्मा का विषय है। प्लेटोवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अर्थात सर्वांगीण विकास करना रहा है। तो इस दृष्टि से वह वास्तविक और पूर्ण शिक्षा की ओर अपना कदम रखता है। तीसरी विशेषता, स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था। स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवस्था को स्वीकार किया है। तत्कालीन समय में स्त्रियों की जो यहाँ पर हम कह सकते हैं दुर्दशा थी, स्त्रियों को इस प्रकार का अधिकार नहीं था कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। प्लेटो ने स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया है। दोनों के लिए शिक्षा है वो शिक्षा के द्वार दोनों के लिए खुले हुए हैं। स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा की व्यवस्था प्लेटो ने यहाँ पर स्पष्ट की है। प्लेटो का विश्वास था कि लड़कों और लड़कियों की स्वाभाविक प्रतिभा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, इसीलिए उसने इस प्रकार की बात को स्वीकार किया। स्त्री पुरुषों के लिए समान शिक्षा को उन्होंने स्वीकार किया है। शिक्षा प्रणाली के उसने दो भाग किए। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली के दो भाग, शिक्षा प्रणाली के दो भाग, प्राथमिक, अभी जैसे हमने चर्चा की थी प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, दो भागों में शिक्षा का वर्गीकरण करके और उसने एक शिक्षा की उचित जो व्यवस्था है उस उचित व्यवस्था का उसने प्रतिपादन किया। शरीर और मन का विकास, शरीर और मन का विकास दोनों का विकास होता है। इसमें शरीर व मन का विकास होता है, शरीर और मन का विकास। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं में हम कह सकते हैं शरीर और मन के विकास की बात को स्वीकार किया गया है। पाठ्यक्रम में नैतिक जो मानदंड हैं उनको उचित स्थान दिया गया है। नैतिक मानदंडों को उचित स्थान दिया गया है, उचित स्थान दिया गया, उचित स्थान यहाँ पर दिया गया। शिक्षा एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया है, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, दीर्घकालीन लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया, दीर्घकालीन। उसमें जो कमियां रहती हैं वो कमियां दूर होती जाती हैं, व्यक्ति की जो कमियां हैं उन वो दूर हो जाती हैं और ज्ञान के माध्यम से उसे 50 वर्ष तक की जब शिक्षा दी जाती है तो वो शिक्षा क्या है, व्यक्ति जब किसी गुण को ग्रहण करना चाहे तब वह गुण उस गुण को ग्रहण कर सकता है। तो प्लेटो की विशेषताओं, शिक्षा की जो विशेषता उसमें हम देखते हैं शिक्षा एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु और वर्ग है। पाठ्यक्रम का जो आधार है वो हम कह सकते हैं निश्चित आयु, निश्चित आयु और वर्ग है, आयु व वर्ग, आयु व वर्ग। पाठ्यक्रम का निश्चित जो उसने जो आधार माना वो निश्चित आयु और वर्ग को माना। जैसे हमने देखा प्रारंभिक शिक्षा वो 6 से 20 है और इसको भी उसने अभी चर्चा करे थे 18 से 20 तक बांटा। और ये जो शिक्षा है जो ऊपरी शिक्षा है उस शिक्षा वो 20 से लेकर के 35 वर्ष तक की जो उसने बताई है उसको भी उसने 20 से 30 वर्ष तक देखा, फिर 30 से 35 वर्ष तक देखा और फिर 35 से लेकर के और 50 वर्ष तक जो क्रियात्मक अनुभव की बात उसने स्वीकार की है। तो निश्चित आयु और वर्ग के लिए बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए,
युवाओं के लिए किस प्रकार की होनी चाहिए, प्रौढ़ों के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा की हम कह सकते हैं दार्शनिक राजाओं की जो तैयारी की है वो किसके माध्यम से की, प्लेटो जिस दार्शनिक शासक को, उसका जो लक्ष्य था एक अच्छे दार्शनिक शासक को प्राप्त करने का, वो अपने शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से उसे प्राप्त कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कई बार तो ऐसा लगता है, जैसा मैक्स ने लिखा है, कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टता ऐसा हमारे को परिलक्षित होता है कि वो शिक्षा आधुनिक है। ऐसा लगता है कि प्लेटो वर्तमान समय का व्यक्ति है। वर्तमान समय में जैसे हम कहें, हमारे देश की बात कहें तो यहाँ पर भी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए शिक्षा क्या है, शिक्षा का एक प्रकार से अधिकार दिया गया है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। स्त्री पुरुषों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया जाता है। तो उसके जो विचार हैं कई बार प्रासंगिकता जिसे हम कह सकते हैं, तो वर्तमान समय के हिसाब से प्रासंगिक भी बैठते हैं। अब हम देखते हैं प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की आलोचनाएं। विद्वानों ने जो प्रमुख रूप से जो आलोचनाएं की, तो वो सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी आलोचनाएं निकाल ली जाती हैं समय परिस्थिति के अनुसार से। हो सकता है कि प्लेटो ने जब अपना ये सिद्धांत दिया उस समय ये बहुत अच्छे सिद्धांत के रूप में मुखरित हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में इसकी आलोचना की जाती है। इस सिद्धांत की आलोचना जिस आधारों पर की जाती है वो पहला है ये अप्रजातांत्रिक कहकर के पुकारा गया। अप्रजातांत्रिक, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत अप्रजातांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है, ये कहकर के इस पर आरोप लगा दिया गया। क्योंकि शिक्षा योजना की जो बात है तो ये छोटे जन समुदायों को, जिसे हमें प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि जो उत्पादक वर्ग था, उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। प्लेटो पर इस प्रकार का आरोप है, वह उन्हें पूर्ण रूप से, एक जो उत्पादक वर्ग है उनको पूर्णतः शिक्षा से वंचित करता है। यहाँ पर हमने ये भी देखा, जब पाठ्यक्रम की चर्चा हमने की थी तो आलोचक ये भी मानते हैं कि साहित्य की उपेक्षा की है प्लेटो ने। साहित्य की उपेक्षा, दूसरी आलोचना देखिए, साहित्य की उपेक्षा। साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज का प्रतिबिंब होता है। प्लेटो ने हो सकता है गणित को अपनाया हो, संगीत को, व्यायाम को, दर्शन को बहुत अधिक मात्रा में स्वीकार किया है, लेकिन साहित्य की उसने लगभग उपेक्षा से की है और अध्ययन भी किया है तो बहुत ही नाममात्र का अध्ययन किया है। तो ये कहकर के विद्वानों ने इसकी आलोचना की है कि साहित्य की उपेक्षा की गई है। कला और साहित्य पर जो अनुचित नियंत्रण लगाया गया उसके बारे में एक जो प्रमुख आलोचनाओं में हम देखते हैं, जो सबसे अच्छी आलोचना की जाती है, शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला है। शिक्षा क्रम क्या है, बहुत अधिक लंबा हो गया, इसकी अवधि बहुत अधिक हो गई, अवधि बहुत अधिक है, अवधि अधिक है और बहुत अधिक इसमें खर्चा होता है, खर्चीली है, खर्चीली। इसकी जो शिक्षा पद्धति है उस पर बड़ा आरोप है कि बहुत अधिक अवधि है। व्यक्ति पढ़ते पढ़ते कितनी उम्र तक पहुंच गया, 50 वर्ष तक, और संभवतः वर्तमान समय में हम कह सकते हैं व्यक्ति की जो औसत आयु है वो 62 वर्ष से 65 वर्ष के आसपास मानी जाती है। 50 वर्ष तक तो उसकी जो क्या कहेंगे हम, जो अध्ययन चलता है उसके बाद में वह कितने समय तक शासक रहेगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है। खर्चीली, वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए तो शिक्षा पर बहुत अधिक खर्चा होता है। विद्यार्थी को लगातार इतने समय तक पढ़ाया जाएगा तो उस पर जो धन लगता है, जो मुद्रा लगती है, उसके बारे में सही से अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। तो वास्तव में शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला हो गया है। प्लेटो के सिद्धांत में हम कह सकते हैं, आलोचकों ने जो आलोचनाएं की, बहुत सारी आलोचनाएं, प्रमुख आलोचनाओं को देख रहे हैं, एक विरोधाभास भी देखा जाता है इसमें। विरोधाभास सिद्धांत कैसे है? प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत विरोधाभास है। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक तरफ तो कहता है कि जो आदर्श राज्य है उसकी प्राप्ति का किसके माध्यम से हमने देखा था, शिक्षा। एक स्तंभ उसने प्रयोग में लिया था कि जो आदर्श राज्य की प्राप्ति होगी वो किसके माध्यम से होगी, शिक्षा। दूसरी तरफ आदर्श राज्य का वह नियंत्रण किस पर रखता है, राज्य के नियंत्रण में शिक्षा दी जानी चाहिए। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? शिक्षा क्या बनती है, आदर्श राज्य की प्राप्ति, आदर्श राज्य का निर्माण किसके बाद में होगा, जब शिक्षा आ जाएगी। शिक्षा किसका निर्माण करती है, आदर्श राज्य का। दूसरी तरफ प्लेटो क्या कहता है कि आदर्श राज्य की नियंत्रण में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऐसा कहकर के इसकी आलोचना की गई। विद्वानों ने तो यहाँ तक स्वीकार कर लिया, प्लेटो के सिद्धांत की कटु शब्दों में भर्त्सना की गई है, कटु आलोचना की गई है, यहाँ तक स्वीकार किया गया कि इस शिक्षा योजना में क्या है,
अधिनायक तंत्र के बीच छुपे हुए हैं। अधिनायक तंत्र के बीच छुपे हुए हैं। अधिनायक तंत्र, प्लेटो अपने शिक्षा सिद्धांत के माध्यम से और अधिनायक तंत्र की स्थापना करना चाहता है। ये उस पर एक प्रकार से आरोप लगाया गया है। कला और साहित्य पर जो कठोर प्रतिबंध लगाया गया, शासन के अनुरूप व्यक्तियों के जो गुण हैं वो नहीं ढाल पाते हैं। व्यक्ति को अपनी जो स्वतंत्र प्रतिभा होती है उसको मुखरित करने का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं मिल पाता है। तो अंतिम जो आलोचना है वो हम देख रहे हैं, शिल्पियों की शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान न देना। शिल्पी जो वर्ग था, शिल्पियों की शिक्षा पर शिल्पियों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं, शिल्पियों के लिए वह शिक्षा के लिए जो उचित प्रबंधन है वो नहीं करता है, क्योंकि यह स्वयं एक अभिजात वर्ग का व्यक्ति था। प्लेटो स्वयं अभिजात वर्ग का व्यक्ति था। ये हम कह सकते हैं शिल्पियों से घृणा करता था। आलोचक कहते हैं कि यह शिल्पियों से घृणा करता था, इसीलिए जो उत्पादक वर्ग है उसको उसने वंचित रखा। उत्पादक वर्ग, शिल्पी वर्ग, कामगार जो वर्ग था उसको शिक्षा से, प्लेटो स्वयं अभिजात वर्ग का व्यक्ति होने के कारण और जेलर जैसे विद्वान ने यह कहकर के इसकी निंदा की है कि यह प्लेटो जो था वो निश्चित रूप से, जेलर का कथन देखिए कि प्लेटो अभिजात वर्ग का व्यक्ति होने के कारण शिल्पियों से घृणा करता था। फिर भी वह यह निश्चित है कि प्लेटो का सामान्य शिक्षा में कम विश्वास था। वह अधिक प्रतिभा संपन्न तरुणों के लिए चुनी हुई शिक्षा में यकीन रखता था। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो स्वयं कैसा व्यक्ति सिद्ध कर दिया आलोचकों ने, इसे जेलर जैसे विद्वान ने क्या सिद्ध कर दिया कि प्लेटो स्वयं अभिजात वर्ग से था। तो इन आधारों पर और इस सिद्धांत की आलोचना की गई, शिक्षा सिद्धांत की आलोचना की गई। आलोचनाओं के बावजूद जो अंतिम विषय है इसका महत्व है। इसका महत्व क्या है? शिक्षा सिद्धांत का महत्व क्या है? पर्याप्त विद्वानों के द्वारा कठोर आलोचनाएं की गई। आलोचनाओं के बावजूद इस सिद्धांत का अपना स्वयं का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, प्लेटो ने स्वीकार किया है, और राजा दार्शनिक नहीं होंगे तब तक विश्व की बुराइयां समाप्त नहीं हो सकती हैं। प्लेटो ने हमें शिक्षा का एक श्रेष्ठ सिद्धांत दिया। उनकी शिक्षा सीमित नहीं है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। वह सिर्फ मानसिक नहीं है, सिर्फ शारीरिक नहीं है, संकीर्ण नहीं है, वह सर्वांगीण है। प्लेटो की शिक्षा योजना में व्यायाम और संगीत का जो संतुलन पैदा किया गया, व्यायाम और संगीत के संतुलन की जिस अवधारणा को उसने देखा कि केवल व्यायाम करने से व्यक्ति असभ्य तथा जंगली हो जाता है। केवल अकेला व्यायाम ही करता रहेगा तो वह जंगली हो जाएगा, और केवल यदि संगीतज्ञ होगा तो व्यक्ति में अनुचित मात्रा में मधुरता तथा कोमलता बढ़ जाती है, और ये दोनों ही स्थितियां त्याज्य हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटो तत्कालीन समय में यूनान में जो बुराइयां फैली हुई थी उन बुराइयों का वह निवारण करना चाहता था। एक संतुलनकारी सिद्धांत प्लेटो ने प्रकट किया है। धन्यवाद।